हम लोग मोनेरा में थे और एक प्रॉपर्टी हम लोग को देखना था। हम लोग यू बैक्टीरिया भी देख चुके थे। यू बैक्टीरिया में एंटेरोबैक्टीरिया तक हुआ था, है ना। एंटेरोबैक्टीरिया हो गया था बताए थे, और एक बताए थे एक्टिनोमाइसेट्स। अब देखिए अदर्स। अदर हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मास। ये माइकोप्लाज्मा की कहानी अजीब है। ये जो है दुनिया के सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट वन। अगर बैक्टीरिया का साइज है ना 1 माइक्रोन से स्टार्ट होता है, ये 10 टाइम्स छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। 0.1 से 0.1 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक जाता है इसका साइज। दूसरी खास बात है क्या कि बैक्टीरिया का यानी मोनेरा का एक बेसिक कैरेक्टर है कि इनके पास सेल वॉल होता है। दिस फेलो डोंट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। तो फिर पूछिएगा कि बैक्टीरिया की श्रेणी में क्यों रखे, तो मोनेरा में रखे। इसे हम बोल नहीं रहे हैं बैक्टीरिया, पर यू बैक्टीरिया की श्रेणी में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स है ना, उन प्रोटीन्स में डी अमीनो एसिड नहीं मिलते, एल अमीनो एसिड मिलते हैं। डी अमीनो एसिड कैरेक्टर है आर्किया का। एल अमीनो एसिड ज्यादा करके इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें यू बैक्टीरिया के साथ रखा गया है, राइट। और ये पहले बैक्टीरिया नहीं अलग ही रखे गए थे, पर अब इनका प्रॉपर्टी सिंगल सेलुलर विदाउट न्यूक्लियस लाइफ कैरी कर रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मोनेरा का, इसीलिए मोनेरा में शामिल किया। और अब बोलते हैं कि ये एक्चुअली है मोनेरंस, पर यू बैक्टीरिया के ग्रुप में आएगा, आर्किया के ग्रुप में तो नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी इसे हम लोग बैक्टीरिया के साथ देखते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम लोग मोनेरा में रखे। सो माइकोप्लाज्मास दे डोंट हैव सेल वॉल, CW। आप तो लोग क्लास वर्क समझते हैं, पर ये सेल वॉल है। दे डोंट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। और क्या, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, they are the smallest living organisms (0.1 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन, ये साइज। म्यू फॉर माइक्रोन, इसे म्यू पढ़ते हैं। और 1 म्यू बराबर 1 माइक्रोन, एंड 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो माइक्रोन स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6 और मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻6, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइज 10⁻⁻6 मीटर। और क्या है, दे आर मोस्टली पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉपिक तो है ही, पैरासिटिक है, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर मोस्टली पैरासिटिक एंड आर इन्फेक्टिव टुवर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स।
ये प्लांट और एनिमल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्टिव होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये वहां भी बताए थे सेल पढ़ते समय, यहां भी। और एक जगह और है जहां पे रिपीटेशन है, वो है क्या, बैक्टीरिया यानी मोनेरा के यू बैक्टीरिया के शेप। ये हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते समय देखे हैं, 4 तरह के होते हैं, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप। यहाँ पे भी वही है, तो इसलिए उसको छोड़ दिए, रिपीट नहीं किए हैं। पर आप जब बुक पढ़िएगा, डेफिनेटली बुक पढ़िएगा, दिस विल कम अक्रॉस, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा साहब हैं। इसके अलावा एक और होते हैं रिकेट्सियंस। यहां तक पहले कीजिए। रिकेट्सियंस सबसे छोटे बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं। सारे लोग पागल हो रहे हैं, आप लोग भी वही हो रहे हैं। अब यहां देखिए, अगला है रिकेट्सियंस। These are very small bacteria and are pathogenic to animals. They are of 2 categories. One, transmitted by the vectors like lice, flea biting, etc. Other, transmitted through sexual contact, causing STDs and are falling under STI category. STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और STI का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये 2 तरह से एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, या तो किसी वेक्टर के थ्रू एनिमल या होस्ट के बॉडी में पहुंचते हैं, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बीच में पहुंचते हैं। तो ये मोस्टली हम लोग कंसर्न रखते हैं फॉर द ह्यूमंस, क्योंकि दूसरे एनिमल्स अगर बीमार पड़ते हैं तो वेटरिनरियन उन्हें देखते हैं, और वो भी उसका ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट इकोनॉमिकल है। तो जितना उस एनिमल से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उससे ज्यादा अगर उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, और एक नया एनिमल प्रोक्योर करने में अगर हमें कम पैसा खर्च होता है, तो वी डोंट एक्चुअली फॉलो द ट्रीटमेंट, रेदर वी abandon it, उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नया एनिमल लेने में हमें जितना कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि दीज आर रिसोर्सेस, है ना, इसमें सेंटिमेंट कम यूज किया जाता है, ये रिसोर्स है,
तो अगर देखा जाता है कि इससे हमें फायदा ज्यादा है ना, अगर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, नया एनिमल प्रोक्योर करने में खर्च ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और अगर देखते हैं ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना ज्यादा हो जा रहा है, जितने में नया एनिमल आ जाएगा, जस्ट लाइक लैपटॉप रिपेयर करवाने में आपको उतना पैसा लग रहा है जितना में नया आ जाएगा, दुकानदार क्या बोलता है, नया ले लीजिए, उससे बढ़िया होगा, इसको ऐसे भी फिर खराब होगा कुछ दिन के बाद, तो नया होगा तो न्यू लाइफ। तो लाइक वाइज वी ट्रीट द एनिमल्स इन देयर। तो क्योंकि एनिमल्स हमारे रिसोर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ये आता है, तो उसमें ये अप्रोच रखा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैटल को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस रूट आउट करने में जितने लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और जितना बड़ा एनिमल है काफी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स का जरूरत पड़ेगा, तब जाके वो क्योर होगा। लेकिन फिजिकली बहुत वीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत डोज साइड इफेक्ट रहता है, तो हमारे किस काम करेगा, इसीलिए ऐसे एनिमल्स को अबेंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते। एनीवे, ये जो चीजें हैं हम लोग जो कैटेगराइज किए हैं एनिमल को इन्फेक्शन करने का, दरअसल हम लोग इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के इनके मेथड्स। उस बेसिस पे रिकेट्शियंस को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, एक जो फ्ली या लाइस इनके काटने से ह्यूमन में फैलता है, दूसरा जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ठीक है, तो इसके अब एग्जाम्पल देख लें। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे प्लेग, इसके एग्जाम्पल में आता है, एक एक ही एग्जाम्पल रख रहे हैं, सब याद हो जाएगा जब आप लोग को, तब धीरे धीरे और एग्जाम्पल्स का नंबर बीच बीच में दे देकर बढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार में पहले तो हम लोग को टेक्स्ट याद रखना, फिर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा होना, ओवरलैप होने लगता है, तो एक एक एग्जाम्पल अभी रख रहे हैं, इसीलिए बुद्धिमानी करते हैं। लेकिन जहां पे एक से अधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो काफी नोन है, फेमस है, तो वैसे में हम लोग एक से अधिक एग्जाम्पल्स लेके चलते। इसमें आएगा गोनोरिया, सिफिलिस, ये दोनों काफी फेमस है, इनके बारे में 10th में भी देखे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्हें प्लेस कर देते हैं। और आपको याद रखना चाहिए ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे बैक्टीरिया के कैटेगरी में आएंगे, रिकेट्सियन के कैटेगरी में। ठीक है, चलिए, अच्छा, हम उम्मीद करेंगे कि आपको पता होगा सिफिलिस किससे फैलता है, बैक्टीरिया का नाम याद है? पहले तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सब सीबीएसई बोर्ड वाला हेल बुक जरूर पढ़ता है, तो एनसीईआरटी से मन नहीं भरता उनका, तो एक स्कूल वाले ही फॉलो करवाते हैं, एक सप्लीमेंट्री बुक जरूर रहता है, तो उसमें तो देता है। ये कहिएगा कि नहीं दिया हुआ है तो ये मानने वाली बात नहीं, एनसीईआरटी नहीं दिया है मानते हैं, पर वो तो लिखता है। गोनोरिया का है निसेरिया गोनोरी, और इसका है ट्रिपेनोमा पैलिडम, मिला था, पढ़े थे? ये नाम है बैक्टीरिया का, गोनोरिया, निसेरिया, गोनोरी, स्पेलिंग टेढ़ा मेढ़ा है, और ये होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। यहां तक कीजिए, तब तक इधर मिटाएं।
हो गया। हाँ, हम पूछ रहे थे जो असली मुद्दे से भटक गए। प्लेग, इसका बैक्टीरिया का नाम येर्सिनिया पेस्टिस। इसके बैक्टीरिया का नाम ये भी एक रिकेट्सियन है। एक और रख लीजिए, टाइफस फीवर। एक प्लेग हो गया, प्लेग डिजीज हो गया, टाइफस फीवर। टाइफस रिकेट्सिया ये फैलाता है, ये बैक्टीरिया है इसका। और टाइफस फीवर और टाइफाइड फीवर में बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन कॉजेटिव एजेंट अलग है। टाइफाइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी के वजह से, और ये फैलता है एक रिकेट्सियन के वजह से। इसका वेक्टर होता है फ्ली, छोटे एकदम छोटे वाले कीड़े होते हैं जो काटते हैं हम लोगों को। फ्ली का होस्ट है जिस पर रहता है, चूहा वगैरह हो गया, उनके शरीर पे रहता है, उनको काटता है, उनका खून पीता है, और उनमें ये डिजीज नहीं फैला पाता है, वो इससे टॉलरेंट होते हैं। जब ये इंसान को काटता है तो उनसे यहाँ तक पहुंच जाता है। इसलिए जब प्लेग फैला था तो चूहे मारे गए थे बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि चूहे के शरीर पे ही फ्ली रहते हैं, और ये जब कम हुए तब इस डिजीज का, है ना, फैलाव कम हुआ। ओके, तो रिकेट्सियंस बहुत हो गए। अब हम लोग आते हैं, मतलब अब हम लोग किंगडम मोनेरा पूरा कर चुके, अब दूसरे पर आइए। यस, किंगडम प्रोटिस्टा। एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को देख चुके। अब एक बात बताइए, किंगडम प्रोटिस्टा की कितनी अनोखी बातें आप लोगों को पता है? पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो सकता है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? उससे पहले सेल लेवल पे आइए, बॉडी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आइए, क्या होगा? यूनिसेलुलर, वेरी गुड। और अरे सेलुलर कैरेक्टर बताइए ना, यूनिसेलुलर है तो एक सेल, इसके सिंगल सेल में क्या कैरेक्टर मिलेंगे? और ये तो इतना बड़ा हिंट दे दिए, और बोलिए। न्यूक्लियस होगा, और जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उसको कैसा सेल कहते हैं? हाँ, न्यूक्लिएटेड, पर उसका एक नाम है। यस, यूकैरियोटिक सेल। तो ये सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे तो कंपैरेटिवली एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो इनका लाइफ स्पैन ज्यादा हो जाएगा। तो मोनेरन्स का लाइफ कम होता है, और इसीलिए अपने आप को लगातार डिवाइड करता है ताकि वो जिंदा रह सके। इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है, और इनमें टॉलरेंस लेवल अधिक होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो अपने आप को बचाए रखने के लिए जैसा प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, दैट प्रोटेक्टिंग लेयर इज मोर, कह सकते हैं रगिड, या उसको कह सकते हैं रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल कंडीशंस। बाहरी कंडीशन से फाइट करने के लिए वो एक्सटर्नल कवर ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया का या मोनेरा का प्रोटेक्टिंग कवर। ये सब इसके स्पेशल फीचर्स हैं। और क्या क्या होगा मोनेरा के रेस्पेक्ट में, और बेटरमेंट और ज्यादा एडवांसमेंट इस पे क्या नजर आता है? ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। सेल वॉल होता है कि नहीं होता है?
कुछ में सेल वॉल होगा, कुछ में पेलिकल होगा, सेल वॉल नहीं होता। ये लोकोमोटरी होते हैं कि नहीं होते हैं? कुछ लोकोमोटरी होंगे, कुछ ऐसे भी हैं नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों तरह का है। तो काफी लंबा चौड़ा क्लास है इनका, काफी लंबा चौड़ा किंगडम है। सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स मतलब जानते हैं? स्पेशल फीचर्स। सिंगल सेलुलर यूकारियोटिक क्रीचर्स। क्रीचर का है कोई दिक्कत? ऑर्गेनिज्म कहते कहते बोर हो गए, थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट होना चाहिए, क्रीचर कर दिए। सही है, सही है। सीरियल नंबर 2, कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉपिक some are holozoic also, raised either free living or saprophytic और पैरासिटिक। यहां तक नोट कीजिए, तब तक उधर हम बोर्ड साफ करते हैं।
उधर हो गया? अब इधर समझाएं? तो जहां तक लिख रहे हैं वहां पर रुक जाइए, पहले बता दें। कहता है क्या कि इनमें तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ऑटोट्रॉप हो गए, रेस्ट हेटरोट्रॉप है। और हेटरोट्रॉपिज्म में कुछ तो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, निगल के खाने वाला। जैसे देखिएगा यूग्लिनॉइड्स आएंगे, जिसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो निगल के खा सकते हैं एनिमल्स की तरह। एक तो वो, दूसरा ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे आराम से मजे उड़ा रहे हैं, अपना भोजन लेते रहते हैं, उस पर ग्रो करेंगे, ये भी हो सकता है। फ्री लिविंग होते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, जब भोजन मिल लेना होगा दूसरे से भोजन लेकर फिर अपना इत्मीनान से, ना कोई लेना ना कोई देना। और फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, अगर शरीर के अंदर घुस गए तो बीमारी फैलाएंगे। और बहुत तो ऐसे होते हैं इंसान के डेथ के साथ ही वो बाहर निकलता है, अदरवाइज आसानी से वो खत्म नहीं होती। तो इस तरीके के होते हैं। कहने का मतलब है जब एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म दुश्मन बने तो काफी खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है, उसमें अपने आप को बचाने की क्षमता बढ़ जाती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म से जब हमारे दुश्मन होते हैं उन्हें ट्रीट करना आसान होता है, क्योंकि उनका कुछ भी हो जाए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल ही रहेगा, इसलिए हम उसे आसानी से हिट कर सकते हैं। पर अप्लाइड मतलब एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स अगर दुश्मन बनते हैं, पैथोजन बनते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। नाउ दे हैव लार्जर लाइफ स्पैन देन द मोनेरन्स। मोनेरन का लाइफ स्पैन से इनका क्या कहते हैं प्रोटिस्टेंस का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है न्यूक्लियस गाइडेड है, उसके बाद न्यूक्लियस है, उसमें स्पेशलाइजेशन है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। फिर बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी सेल की सुरक्षा कैसे करता है। कहता है कि ये सिस्ट बना लेता है। और सिस्ट है क्या? एक प्रोटीनस कवर है, एक प्रोटीनस कवर्ड वॉल है। इस वॉल की खासियत है कि ये एसिड, एल्कली, हीट, सम एक्सटेंट एंड सॉल्ट सराउंडिंग में रहे, उससे टॉलरेंट होता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर सॉल्ट रहा, सॉल्ट में डुबा दिए, सिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर एसिड में डुबा दिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर एल्कली में डुबा दिए, कुछ नहीं होगा। अगर एक कंपैरेटिव लो टेम्परेचर में हीट कर रहे हैं 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप सोच रहे वाह वाह खाना बढ़िया गर्म हो गया, सिस्ट उसमें अभी भी रहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डाई एट दिस एवरेज टेम्परेचर। टू किल द सिस्ट, आई मीन सिस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर ले जाना होगा, तब जाके वो हीट शॉक उन्हें मिल सकता है। इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में आएंगे? मोनेरा में। ये भी अपने प्रोटेक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा कुछ प्रोटेक्टिंग कवर बनाते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं स्पोर। ठीक है, तो स्पोर का वॉल जो होता है वो भी प्रोटीनस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीनस है सिस्ट की तरह ही, पर ये उतना रिजिड, उतना रगिड, उतना ज्यादा टॉलरेंट नहीं होता जितना कि सिस्ट का होता है। इसलिए स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इजीली देन द सिस्ट। समझ में आ गया? दिस इज द रीजन व्हाई कि इफ देयर इज एन इन्फेक्शन ऑफ ए मोनेरा, देन यू कैन एक्सपेक्ट to get it treated well if you have started your treatment procedure on time. But if it is an infection of protestant type, no matter how early you start the treatment, once it is in, it will be very, very difficult to kick it out. It's not an easy task to throw away from the human body to outside, because they are very tolerant, very rigid. You cannot reach to each and every cell with your arms, with your fingers. You will only use the medicines that will kill them. And when the medicines are there, these are the unfavorable surrounding creator molecules.
right? So they will try to form the cyst, and this cyst is not affected by whatever kind of medicine you will use. So this is the reason it is very difficult to treat the Protestant infection if it is an infective one than the Moneran infection. ठीक है, अब यहां तक लिखिए, फिर इसको और एग्जाम्प्लीफाई करेंगे. नोट से बना हुआ नहीं रहना चाहिए, वो दिमाग में भी बैठना चाहिए. दैट विल पे, otherwise it will stay in your copies, in the pages, won't appear in your brain. That is the right place where it should be. So prepare it in a way that you can memorize them as easy as possible. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें साइलेंट फीचर्स हम लोग कह रहे हैं मॉनेरन्स का. अब देखिए क्लासिफिकेशन. सीरियल नंबर 1, तो पहला है क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा को आगे चल के दो भाग में बांटते हैं, डायटम एंड डेस्मिड. हालांकि हम लोग पढ़ेंगे इसको कंबाइंडली, लेकिन चूंकि बुक बोला है तो हम लोग उस तरीके से चल रहे हैं. सीरियल नंबर 3, स्लाइम मोल्ड्स. सीरियल नंबर 4, यूग्लिनॉइड्स. एंड सीरियल नंबर 5, प्रोटोजोअन्स. क्या कोई बताएगा किंगडम क्या कहते हैं प्रोटिस्टा किसने क्रिएट किया था? जा, जैसे ही पूछ लेंगे ना कोई चीज, बस सब हेकरी गुम हो जाता है. अच्छा, मोनेरा किसने क्रिएट किया था? हाँ, पंजाई किसको किसको नहीं नजर आया था? किया था, लेकिन किसको किसको नजर नहीं आया था? और कोपलैंड को नहीं किया था, नहीं पता चला था. और चार पांच तो है, 5 उंगली है, 5 तो नाम है, वो भी नहीं याद रखता है. एरिस्टोटल, कैरोलस लिनस, अर्नेस्ट हैकेल, कोपलैंड, और एक ठो है आर.एच. व्हिटेकर. 5 तो है, 5 उंगली, सब उंगली पे उसका नाम याद रख लीजिए. अब आपको बताना है कि ये प्रोटिस्टा किसने क्रिएट किया? दिख गया? चलिए, अब ये प्रोटोजोआ ये बटता है सार्कोडाइना, या इसी को कहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ.
फ्लैजिलेट, सीलिएट, स्पोरो, स्पोरोजोअन्स और स्पोरोजोआ। जल्दी से लिखिए, हाथ से लिखिए, कलम पेंसिल से। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइसोफाइटा। पहला है दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी कि ऑटोट्रॉफिक। रहते कहां पे हैं? रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं, जहां पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन, खारा पानी और सादा पानी या मीठा पानी दोनों जगह पाया जाता है। हो गया वहां तक? अब जिन क्राइसोफाइट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट येलो कलर का होता है, उसका बॉडी क्या होगा? उस पिगमेंट के कारण येलो कलर का दिखेगा। और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सिंगल सेलुलर है, तो एल्गी जैसा काम कर रहा है, इसलिए उनको गोल्डन एल्गी कहते हैं। और ये डेस्मिड है। photosynthetic pigment is yellowish color in majority in the desmids, and so desmids are called golden algae। डेस्मिड को इसीलिए गोल्डन एल्गी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सिंगल सेलुलर है और येलो कलर का बॉडी दिख रहा है, इसलिए गोल्ड का कलर येलो है तो गोल्डन एल्गी कह दिया। दे हैव ए सिंगल फ्लैजिला, लेकिन ना साहब बड़ा आलसी होता है। फ्लैजिला है, तैर सकता है पर तैरता नहीं, पड़ा रहता है, धारा के साथ मूव करता रहता है, जिधर धारा ले जाए उधर ही चल जाएगा, पड़ा रहता है चुपचाप, माइग्रेशन करने का सोचता ही नहीं। बट स्विम या स्विमिंग is hardly noticed. They are passive swimmers. पैसिव स्विमर मतलब क्या हुआ पता है? बोली बोली। पानी के फ्लो के साथ। एक्चुअली देखिएगा, मल्लाह कोशिश करेगा ना, जब आप मान लेते हैं कि आप बोट से कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो देखेगा पानी के धार के अनुकूल आप जाना चाह रहे हैं कि ऑपोजिट। जब ऑपोजिट जाना चाहिएगा तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा, डीजल ज्यादा खर्चा होगा, पैसा ज्यादा लेगा। और अगर पानी की धार के डायरेक्शन में जाना चाहिएगा, पहले स्टार्ट कर दे वो, उसके बाद मोटरें बंद कर लेता है, पानी की धारा के साथ बहते बहते निकल जाता है, पैसा कम लेता है।
2 4 5 रुपया 10 रुपया कम लेगा, लेकिन उसमें उसका पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि खर्चा तो कुछ हुआ नहीं, पानी की धारा के साथ बह लिया। तो ये भी वैसा ही, एनर्जी खर्च नहीं करता है, जिधर पानी भरा है उसी के साथ टूट 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 आगे बढ़ चलता है। भाई फ्लैजिला है, काहे नहीं चलेगा, चलेगा ही। ठीक है, सिंगल सेलुलर है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, दिस इज द थिंग। और एक चीज बता दें, फ्लैजिलेटेड है, मूव कर रहे हैं, पर ज्यादा नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता नहीं है, यानी पानी जिस तरफ है उसी तरफ जा रहा है, तो कोई भी बहता हुआ चीज चला जाएगा। तो एनिमल को, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं, उनको ये कंपैरेटिवली तरते हुए कम नजर आएंगे, लगेगा एक जगह रुका हुआ है, पानी के साथ साथ जा रहा है, तो अगर हमको खाना है तो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन है, मुंह में घुस जाएगा, सिंपल। पानी के साथ भरा है, हम मुंह खोल के बैठे हैं, मुंह में नहीं घुस जाएगा, घुस जाएगा। तो इनको खाना बड़ा आसान है। और 10th क्लास में इकोसिस्टम के बारे में कुछ था पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट, उसमें आपको मिलता होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कम है, बहुत कम, क्या है? पेड़ पौधा समुद्र में कहां उगता है? उगता है क्या? कहां उगता है? कितना? बहुत कम। और आपको शायद पता होना चाहिए, पता है कि नहीं, 500 मीटर की गहराई के बाद लाइट समुद्र में, पानी में नहीं पहुंचता है। और किनारे से आगे बढ़ते बढ़ते 500 मीटर की गहराई आ जाती है। सी है, ओशन है, ये 5-5, 10-10 किलोमीटर गहराए होते हैं। तो आपको लगता है ओशन वेट पे, सी वेट पे कोई पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। पर क्वांटिटी ऑफ वाटर देखिए, एरिया देखिए जो घेर के रखा है उससे पृथ्वी का 2/3, और मतलब सॉइल पर, जमीन पर जितने जानवर हैं उससे कई 100 गुना अधिक वैरायटी के जानवर और संख्या में जानवर पानी में मिलते हैं। इतना बड़ा जानवर के पॉपुलेशन को, एनिमल के पॉपुलेशन को बिना प्रोड्यूसर के वो लिवेबल सिस्टम कैसे हैंडल कर रहा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे हैंडल कर रहा है? कौन है जो उनका भोजन बन रहा है? ये हमारे पीछे वाले क्राइसोफाइट्स, इन्हें प्लैंक्टन्स कहते हैं, और वो भी फाइटोप्लैंक्टन। वहां लिखा होगा प्लैंक्टन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। इवन व्हेल जैसे जानवर का भी मेजर सोर्स ऑफ फूड इज द प्लैंक्टन। सो इट कंज्यूम्स जूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। आएंगे जूप्लैंक्टन पे, अभी तो फाइटोप्लैंक्टन पे ही चल रहा है। तो पैसिव स्विमर्स, thus they are called phytoplanktons or simply planktons। प्लैंक्टन्स मतलब होता है प्लांट लाइक, और फाइटो मतलब तो प्लांट हो ही जाता है। तो यहां तो देखिए, अगर हम लोग कहें फाइटोप्लैंक्टन तो 2 बार प्लांट प्लांट हो गया ना, इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन ना बोल के सीधे प्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो 2 तरह के प्लैंक्टन हो गए, एक तो सीधे खुद हो गया प्लैंक्टन, और दूसरा हो गया जू प्लैंक्टन, एनिमल की तरह, जू प्लैंक्टन। Serial number 5, they constitute the major source of food in aquatic ecosystem। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का
मेजर फूड सोर्स बनता है। और देखिए, ध्यान रखिए, जितनी बातें बताने सब आपको याद होनी चाहिए, और बुक जरूर पढ़िएगा। कुछ तो एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, कुछ तो अलग जरूर मिलेगा, इसलिए बोलिए बोलिए बोलिए। मोनेरा, हाँ, तो जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो समझाएं। जो एक्स्ट्रा है किताब में, पढ़ के रखिएगा, हम पूछेंगे। हाँ, सीरियल नंबर 6, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है, तब जाके आप जो मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा आसानी से बनेगा। नहीं, अगर डायरेक्ट जंप कर दीजिएगा मॉड्यूल पे, फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी नॉलेज एंड द क्लास इज एक्सप्लेनिंग द एनसीईआरटी बुक। और हर लाइन को हम बोल नहीं सकते, लिमिटेशन है, इसीलिए, है ना, उतना हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो छूट रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमसे पूछने के लिए फ्री है, आप जरूर पूछिएगा। ये करने के बाद आप मॉड्यूल पे जंप कीजिएगा उसको बनाने के लिए। अब देखिए, दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ cellulose and the cell wall appears like a soap case. The diatom cell wall also contains सिलिका यानी सैंड या SiO2, जिसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको टफ बनाता है, प्रोटेक्टिव बनाता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये मरते आ रहे हैं, पैदा होंगे तो मरेंगे भी, तो मर के जाएगा कहाँ? सी बेड पे डिपॉजिट होगा, तो उसका सेल वॉल में ये जो सिलिका वाला पोर्शन है, ये तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये रह जाता है। करते 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 समुद्र का जो सी बेड है, मतलब सी बेड कई बार ऊपर क्यों रूट आता है? बिकॉज ऑफ इट। तो बहुत सारे समुद्र में बीच बीच में जो टापू आइलैंड बने हुए हैं, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द सॉइल ऑफ दोज आइलैंड्स। मेजोरिटी में यही पार्ट मिलेगा। तो सोच सकते हैं कितने डायटम्स मरे होंगे जो ये बने। आफ्टर देयर लाइफ, their cell wall content deposit at the seabed, forming the raw material for islands in the sea and ocean called diatomaceous earth, used by us for scratching
पॉलिशिंग एंड delicate works like ornament preparation etc. तो बड़ा महंगा बिकता है ये। जो समुद्र में वॉयजर्स जाते हैं समुद्री यात्रा करने, वो इसे कलेक्ट करके लाते हैं। इसका इस्तेमाल गोल्डस्मिथ करते हैं, उस जमाने में भी करते थे। और इससे क्या होता है, ऑर्नामेंट के सरफेस को शाइन करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज है इसका।